एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और एक्सचेंज रेट, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैंने कवर किया था। ये वीडियो में साथ ही साथ मैंने हेजिंग भी समझाया था टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। ये वीडियो में मैं एक्सपोजर को थोड़ा इन डेप्थ आपको बताने वाली हूँ। 3 तरह के एक्सपोजर मैंने कहे थे कि मैं उन 3 तरह के एक्सपोजर्स को एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल, एंड साथ ही साथ मैं हेजिंग जो है वो एक एग्ज़ाम्पल को लेके एक्सप्लेन करूँगी, जो कि बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल होगा। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो कुछ यूरोज़ एंड डॉलर्स के टर्म्स पे था। 100,000 यूरोज़, 100,000 डॉलर, और वो बार बार रिपीट करने में कुछ मिस आउट हो रहा। तो मैं इस बार रुपी एंड डॉलर टर्म्स में और सिंपल टर्म्स में, हम 100,000 या ऐसे में नहीं जाएंगे, सिंपल $100, 100 रुपीज़, एंड एक्सचेंज रेट को भी बहुत सिंपल रखेंगे और फिर हेजिंग समझेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के थ्रू हेजिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कैसे हेजिंग से जो इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है वो अपना एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से जो रिस्क आता है उसको कैसे कम कर रहा है, वो हम देखेंगे थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम इस वीडियो में थोड़े बहुत चीज़ें भी समझेंगे, जैसे फॉरवर्ड प्रीमियम जो होता है। हमने फॉरवर्ड प्रीमियम देखा है, 4% फॉरवर्ड प्रीमियम कल दिखा रहा था वो पैराग्राफ में। तो वो फॉरवर्ड प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया गया हम वो भी देखेंगे। फॉरवर्ड डिस्काउंट अगर है तो वो फॉरवर्ड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप प्लीज़, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एंड तक बने रहिए, वीडियो को कंटिन्यू देखिए, कहीं पे ब्रेक्स मत लीजिएगा, वरना आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। ये कुछ मैंने कल के वीडियो में ये कवर किया था। इन दिस यू कैन सी मैंने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन या अकाउंटिंग एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर आपको दिख रहा है, राइट। अब हम इसी में इसको हम थ्रू एग्जाम्पल, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हेजिंग से रिलेटेड बता देती हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देती हूँ, एंड उसके बाद मैं ये 3 एक्सपोजर आपको समझा दूँगी, एंड देन हेजिंग पे जाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट ओपन द नोटबुक। अब सबसे पहले, जब भी मैं फॉरवर्ड प्रीमियम की बात कर रही हूँ, फॉरवर्ड प्रीमियम तब होता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो फॉरवर्ड रेट है, देखो फॉरवर्ड रेट मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 3 महीने बाद रेट क्या होगा। हमने एक फॉरवर्ड मार्केट देखा था, राइट। हमने फॉरवर्ड मार्केट एंड स्पॉट मार्केट देखा था। फॉरवर्ड मार्केट का भी एक रेट होता है कि आज मैं कह रही हूँ कि फॉरवर्ड मार्केट में क्या रेट होगा, तो मैं आज का जो रेट बोल रही हूँ ना वो, अगर मेरा फॉरवर्ड रेट इज़ ग्रेटर देन स्पॉट रेट, उसे फॉरवर्ड प्रीमियम कहते हैं। आपको प्रीमियम मिल गया। फॉरवर्ड डिस्काउंट क्या होता है? फॉरवर्ड डिस्काउंट होता है उसका ऑपोजिट। फॉरवर्ड रेट इज़ लेस देन स्पॉट रेट, तो उसे फॉरवर्ड डिस्काउंट कहते हैं। अब एग्जैक्टली क्या है, देखो स्पॉट रेट समझो कि ₹60 पर डॉलर है, ठीक है। $1 ₹60 में मिल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, आगे चल के जो ये स्पॉट रेट है वो हो सकता है 3 महीने बाद, जो स्पॉट रेट होगा 3 महीने बाद, वो हो सकता है ₹70 पर डॉलर हो जाए या ₹50 पर डॉलर हो जाए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, राइट। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, मैं ये बात कह रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया है कि क्या हो सकता है। ये फॉरवर्ड मार्केट का रेट, मैं फॉरवर्ड में क्या हो सकता है स्पॉट रेट वो मैं बता रही हूँ। अब एट प्रीमियम, अगर मैं फॉरवर्ड प्रीमियम की बात कर रही हूँ, उसका मतलब है फॉरवर्ड रेट इज़ ग्रेटर देन स्पॉट रेट, राइट।
अब इस सिचुएशन में इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखो ये हमने जो कैलकुलेट किया है ये $1.60 है। अगर मुझे ये जानना है कि मुझे 1 रुपी कितने डॉलर्स में पड़ रहा है, ये आपका हो गया डॉलर वैल्यू इन रुपी, ठीक है। लेकिन मुझे जानना है कि 1 रुपी कितने वैल्यू में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.166 रुपी पर डॉलर, सॉरी पर रुपी, पर दिस इज डॉलर, 0.166 डॉलर पर रुपी। यानी एक अगर रुपीज़ आपको 1 रुपी आपको चाहिए तो 0.166 डॉलर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मेरा 70 रुपी पर डॉलर है तो 1 रुपी हो गया 0.1428 डॉलर, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद ही। 1 रुपी इज़ 0.2 डॉलर्स होगा। अब एक बात ध्यान देना कि जब हम बोल रहे हैं कि रेट बढ़ रहा है यानी प्रीमियम है, यानी फॉरवर्ड रेट इज़ ग्रेटर देन स्पॉट रेट, तब क्या हो रहा है, तब देखो 1 रुपी 0.166 से 1 डॉलर 0.166 से 1 डॉलर नहीं ना, उल्टा 1 रुपी 0.166 डॉलर से 1 रुपी कितना हो गया है, 0.1428 डॉलर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.1428 डॉलर। अब अगर मैं ग्राफिकली देखूँ तो 0.166 से ये क्या हो गया, कम हुआ है, राइट, 0.144। जब 0.166 से कम होता है 144, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी का एंड फॉरेन करेंसी का क्या हुआ है हम ये देखेंगे। पहले फॉरेन करेंसी का देखेंगे। ये है फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन फॉरेन करेंसी। फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन फॉरेन करेंसी क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो मैं कह रही हूँ 1 डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, 1 डॉलर 60 रुपीज़ से 1 डॉलर 70 रुपीज़ हो गया है, मतलब फॉरेन करेंसी का जो है वैल्यू वो बढ़ी है, यानी उसका प्रीमियम हुआ है। तो इससे हम कहेंगे, ये जब होता है तो इसे हम कहते हैं फॉरेन या फॉरवर्ड प्रीमियम इन फॉरेन करेंसी। ये एक तरीके से कहा जाएगा, या इसे हम ऐसे भी कहेंगे फॉरवर्ड, ये डी है, डिस्काउंट इन डोमेस्टिक करेंसी। यानी डोमेस्टिक करेंसी में फॉरवर्ड डिस्काउंट हुआ है एंड फॉरेन करेंसी में फॉरवर्ड प्रीमियम हुआ। अब आप बोलोगे फॉरेन डिस्काउंट कैसे हुआ डोमेस्टिक करेंसी में? अगर आप देखो 1 रुपी के टर्म्स में देखो तो वैल्यू तो गिर गई है। जब वैल्यू गिर गई मतलब क्या, डिस्काउंट में मिला। पहले जो चीज़ थी वो चीज़ आपको 100 रुपीज़ में मिल रही थी, अब वही चीज़ आपको कितने में मिल रही है, 80 रुपीज़ में मिल रही है, तो डिस्काउंट में मिल रहा है ना आपको। तो 1 रुपये पहले मुझे 0.166 में मिल रहा था, अब मुझे सेम 1 रुपये 0.1428 में मिल रहा है, कम में मिल रहा है ना। तो डिस्काउंट हो गया क्या, फॉर डोमेस्टिक करेंसी डिस्काउंट पे हो गया। वही चीज़ अगर फॉरेन करेंसी को देखें, 1 डॉलर पहले 60 रुपये में मिल रहा था, अभी 1 डॉलर 70 रुपये में मिल रहा है, मतलब प्रीमियम हो गया, राइट। तो इससे ये चीज़ जब होता है तब हम फॉरेन करेंसी प्रीमियम कहेंगे एंड डोमेस्टिक करेंसी क्या कहेंगे, डोमेस्टिक करेंसी डिस्काउंट कहेंगे। अब जब एक्सचेंज रेट कम हुआ तो हम उसे एप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। तो ये एक डोमेस्टिक करेंसी का अप्रिसिएशन हुआ, यानी रुपी वैल्यू जो है, रुपी वैल्यू कम हो गई है।
रुपी की वैल्यू कम हो गई है। पहले हमें 0.166 में $1 मिलता था, अब 0.166 में ₹1 मिलता है, अब वही ₹1 सस्ते में मिल रहा है, राइट, 0.1428 में। तो सस्ता हो गया रुपी, तो रुपी की वैल्यू कम हो गई है। इससे अगर उल्टा देखें, इससे उल्टा क्या मतलब कि ये अब अगर 50 रेट हो गया, यानी फॉरवर्ड रेट इज लेस देन स्पॉट रेट, 60 से 50 हो गया, तो इसे पूरा उल्टा कहेंगे, इसे कहेंगे फॉरेन स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा हो गया, फॉरवर्ड डिस्काउंट, क्योंकि कम में मिल रहा है, क्या कम में मिल रहा है, फॉरेन करेंसी। ये $1 का है ना, $1 का वैल्यू है फॉरेन करेंसी, और वही अगर मैं इस पे वापस जाऊँ 0.166 पर रुपी से 0.2 पर रुपी हो गया, मतलब रुपी की वैल्यू बढ़ चुकी है। जब बढ़ गया तो उसे हम फॉरवर्ड प्रीमियम कहेंगे ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि 0.166 से 0.2 पर रुपी हुआ है, और इसमें क्या हुआ है, इसमें रुपी की वैल्यू बढ़ गई है। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा, जब फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट, तब फॉरेन करेंसी का प्रीमियम कहलाएगा एंड डोमेस्टिक करेंसी का डिस्काउंट कहलाएगा ऑन रुपी वैल्यू, या डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू गिरेगा। अगर फॉरवर्ड रेट इज लेस देन स्पॉट रेट, इसका मतलब फॉरेन करेंसी का डिस्काउंट होगा, डोमेस्टिक करेंसी का प्रीमियम होगा, एंड डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा। ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी थी, प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या है, वो मुझे एक्सप्लेन करना। अभी भी फॉर्मूला बाकी है, फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। दूसरी चीज़, मैंने एक्सपोजर आपको कहे थे, 3 तरीके के एक्सपोजर हमने देखे थे। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के 3 तरीके के एक्सपोजर होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, दूसरा हमने देखा था ट्रांसलेटिंग एक्सपोजर, और तीसरा इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो उसी को थोड़ा इन डेप्थ, थोड़ा डिटेल्स हम लोग देख लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट था ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। एक्सपोर्टर हो चाहे इम्पोर्टर हो, वो ये जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करना चाहता है, तो ये जितने भी एक्सपोजर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर या ट्रांजैक्शन रिस्क भी कहा जाएगा। ये कब आता है, इट अराइजेस, ये डेफिनेशन सेम यहीं से है, इट अराइजेस व्हेन it arises from transaction involving future payment। याद है मैंने कहा था इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को पेमेंट करना है या पेमेंट रिसीव करना है, उसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं। तो इट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट एंड रिसीट्स यानी आपको पेमेंट लेना है इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में आपको पेमेंट मिलने वाला है। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैंने एक्सपोर्ट किया तो मुझे रुपी टर्म्स में पेमेंट मिलेगा, नहीं, मुझे डॉलर टर्म्स में पेमेंट मिलेगा। मुझे उस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना है, तो आगे चल के रेट कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो मुझे अकॉर्डिंगली प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है। तो इसका थोड़ा डिटेल और लिख लेते हैं। रिस्क इन चेंज इन एक्सचेंज रेट, रिस्क कब आएगा, रिस्क तब आएगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन एक्सचेंज रेट बिफोर सेटलमेंट।
सेटलमेंट समझो 3 महीने बाद है, तो 3 महीने के अंदर अंदर एक्सचेंज रेट चेंज हो गया तो फिर रिस्क इन्वॉल्व होगा। अब वो कैसे चेंज हुआ, बड़ा कम हुआ, अकॉर्डिंगली आपका रिस्क इन्वॉल्व है। अब इसको मिटिगेट कैसे करें, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है हेजिंग के थ्रू। हेजिंग भी कैसे, हेजिंग के थ्रू, हेजिंग भी कैसे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस तो मैंने ऑप्शंस वाले वीडियो में एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर को जब पेमेंट फ्यूचर में लेना है, फॉरवर्ड में 3 मंथ्स बाद या ऐसे, तो रिस्क इन्वॉल्व है अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है। सेकेंड है ट्रांसलेटिंग या ट्रांसलेशन एक्सपोजर, अकाउंटिंग एक्सपोजर, या जिसे बैलेंस शीट रिस्क भी कहते हैं। अब ये क्या है, देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, 2-3 स्टेटमेंट, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। द नीड टू वैल्यू inventories and assets held abroad in terms of domestic currency for inclusion in firms consolidated बैलेंस शीट। ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है। अब मैं सिंपल डेफिनेशन, रिस्क फेस्ड बाय अ कंपनीज हेडक्वार्टर in India but conducting business in foreign and of which financial performance डिनोटेड इन रुपी। देखो ये क्या कह रहा है कि समझो इंडिया में एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है, लेकिन वो फॉरेन मार्केट में, समझो यूएस में भी उसका एक ब्रांच है, ठीक है। अब वहाँ पे भी वो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, वहाँ पे जितना भी उसका परफॉर्मेंस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो डॉलर टर्म्स में होगा, राइट, वो रुपी टर्म्स में तो होगा नहीं। अब उस प्रॉफिट को या असेट्स जो भी मिले हैं या जितना भी रेवेन्यू हुआ है उसको रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर उसको यहाँ के अकाउंट्स में डालना है तो यहाँ के अकाउंट्स में थोड़ी डाल सकता है कि डॉलर में इतना कमाई हुई, उसे रुपी टर्म्स में डालना पड़ेगा। तो रुपी टर्म्स में डालने के लिए उसे पहले एक्सचेंज रेट के तौर पे उसे एक्सचेंज करके देखना पड़ेगा कि कितना रेवेन्यू हुआ, और अगर एक्सचेंज रेट बहुत फ्लक्चुएट होता है तो रिस्क इन्वॉल्व है। तो यही होता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर या जिसे अकाउंटिंग एक्सपोजर भी कहते हैं। अब ये किस वजह से होगा, ऑब्वियसली चेंज एक्सचेंज रेट में जब होता है तो ऑब्वियसली वैल्यू जो आपके असेट्स के वैल्यू है, आपके रेवेन्यू के वैल्यू है या इक्विटीज़ के वैल्यू है, आप जो इनकम अर्न कर रहे हो उसके वैल्यूज़ है, वो सारे चेंज हो जाएंगे। ये होता है अकाउंटिंग एक्सपोजर। अब अकाउंटिंग एक्सपोजर कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करें, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोज्ड असेट, जो भी असेट्स उस फॉरेन एक्सचेंज के चेंज के बाद, एक्सचेंज रेट के चेंज के बाद जो भी असेट उससे एक्सपोज हुआ है, मीनिंग उसके वजह से एक्सचेंज रेट चेंज के वजह से इस असेट का भी वैल्यू चेंज हुआ है, एंड लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ क्या होती है, लोन और ये सारे लायबिलिटीज़ होती है। व्हाट इज एक्सपोज्ड
एंड व्हाट इज़ नॉट, जो एक्सपोज्ड है एंड जो नहीं है उनके बीच में डिफरेंस। अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप के तरफ, विच इज़ ऑपरेटिंग एक्सपोजर। अब आप बोलोगे मैम कि उसमें इकोनॉमिक एक्सपोजर है, यहाँ पे आप ऑपरेटिंग एक्सपोजर बोल रहे हो। इकोनॉमिक एक्सपोजर इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर प्लस ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो ऑपरेटिंग एक्सपोजर आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। कुछ रेफरेंस बुक्स में आपको ये तीन एंड देन इकोनॉमिक एक्सपोजर कहा जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक्स में ऐसे ही होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपोजर हम देखेंगे ये क्या है कि एक्सचेंज रेट में जब चेंजेस हुआ तो उस वजह से वैल्यू ऑफ फर्म्स असेट कॉस्ट रेवेन्यू बिकॉज ऑफ विच प्रॉफिट चेंजेस। अब पिछला वाला जो था वो हम कह रहे हैं कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो फॉरेन में है, उनकी जितने भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉरेन में, असेट्स क्या हो गया, वो कंपनी का असेट यानी जो भी उन्हें रेवेन्यू आ रहा है वो, एंड लाइबिलिटीज़ जो भी उन्होंने लोन वहाँ से लेके रखा है या कोई इंटरेस्ट आ रहा है उनको डिपॉजिट अमाउंट से, ये सारी चीज़ें असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हो गई। यहाँ पे हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंटली प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। जो प्रॉफिट वो अर्न करते हैं वो, देखो एक चीज़ होता है कि वो कंपनी में वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है और इन्वेस्ट के तौर पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन लेके रखा है तो लोन के तौर पे उनका लाइबिलिटी बनता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल वहाँ से ख़रीद रहा है तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो वो कॉस्ट का पेमेंट कर रहा है तो उसका रेवेन्यू अफेक्ट होगा। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो वो कुछ अफेक्ट दिखाएगा रेवेन्यू में। और प्रॉफिट जो वो अर्न कर रहा है उसका जो कन्वर्ट करें हम रुपये में तो वो कुछ फ्लक्चुएट हो सकता है ड्यू टू द चेंज इन एक्सचेंज रेट। अब ये किस पे डिपेंड है, मैंने क्योंकि बोला ये कॉस्ट और रेवेन्यू पे डिपेंड है, प्रॉफिट पे डिपेंड है। प्रॉफिट किस पे डिपेंड होता है, एक और चीज़ पे डिपेंड होता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई का इलास्टिसिटी। तो कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और कितना फ्लेक्सिबल है आपका सप्लाई, उस पे ये एक्सपोजर डिपेंड करता है। इट इज़ मोर, ये जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है देन शॉर्ट टर्म। अब इस एक्सपोजर में दो तरीके के इफ़ेक्ट होते हैं। ये दो तरीके के इफ़ेक्ट कौन से? पहला है कॉम्पिटिटिव इफ़ेक्ट। कॉम्पिटिटिव इफ़ेक्ट मतलब जब एक्सचेंज रेट $1 ₹60 से $1 ₹70 हो गया तो ये कॉम्पिटिटिव इफ़ेक्ट हो गया। नाउ यू हैव टू पे मोर कॉस्ट, जो समझो कॉस्ट के टर्म्स में जो रॉ मटेरियल वो ले रहा है या जो भी है, तो अब उसको ज़्यादा पेमेंट करने पड़ेगा फॉर द रॉ मटेरियल या कॉस्ट। दूसरा होता है कन्वर्जन इफ़ेक्ट। कन्वर्जन इफ़ेक्ट इसका उल्टा होता है, $1 ₹60 से $1 ₹50 हो गया, यानी कम हो गया तो आपको सिर्फ कन्वर्जन करना है, आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो, यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव हो। अब इकोनॉमिक इफ़ेक्ट आता है, इकोनॉमिक एक्सपोजर, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट नहीं, इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है? जैसे मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्सपोजर प्लस ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ये इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है। इकोनॉमिक एक्सपोजर को आप फॉरकास्ट रिस्क भी कह सकते हो, जिसे कहते हैं कि कंट्रीज मार्केट वैल्यू इज impacted by unavoided exposure to exchange rate fluctuations usually caused by, this is very important, macro conditions, geopolitical instability,
और एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन। और देखो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्लस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ये अनअवॉइडेबल एक्सपोजर होता है इकोनॉमिक एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होता है वो यूजुअली, एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस आए हैं वो यूजुअली इन रीजंस के वजह से आए हैं। मैक्रो कंडीशंस यानी एग्रीगेट डिमांड का चेंज होना, या फिस्कल पॉलिसी लाए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी लाए हैं, ऐसे मैक्रो कंडीशंस की वजह से चेंजेस आए हैं, तो उस वजह से एक्सचेंज रेट में चेंज होगा। या जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक्सचेंज रेट में चेंज आया है, तो इस रीज़न के वजह से फॉरकास्ट रिस्क आ जाता है, जिसे हम इकोनॉमिक रिस्क भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया में आप हेजिंग के थ्रू सिर्फ ट्रांसलेशन एंड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है उसे कम कर सकते हैं, वेराज इकोनॉमिक एक्सपोजर को आप कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक अनफोर्सीन सिचुएशन से आया है, मैक्रो कंडीशन या जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, तो आप उसे कंट्रोल या कम नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हाउ डू यू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट रिस्क। आप एक्सचेंज रेट रिस्क को कैलकुलेट कर कैसे सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि एक्सचेंज रेट का रिस्क कैलकुलेट होता कैसे, कितना रिस्क होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्सचेंज रेट रिस्क को कैलकुलेट किया जाए। Just 1 minute. It is the change in the value in rupees upon change in the exchange rate, that is dollar or you can say rupee per dollar। जो भी exchange rate में जितना भी change आया है that is taken over here in the denominator and ऊपर change in the value of rupee, change in terms of value of rupees। अब देखते हैं ये है क्या, एग्जाम्पल से देखते हैं। Let's say that there are two types, एक होता है contractual assets and liabilities। contractual assets and liabilities क्या होते हैं, ये fixed होते हैं। ये नॉर्मली, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, लोन्स यानी liabilities, एंड दूसरा होता है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जिसे हम असेट कह सकते हैं, राइट। दूसरा होता है, ये एक है, दूसरा होता है नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल यानी बहुत चेंजिंग होते हैं। दीज आर नथिंग बट शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अब ये थोड़ा इन डेप्थ हो जाता है, फ्रॉम एवरीवन्स पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ता है, इम्पोर्टर के पर्सपेक्टिव से, एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से, एक्सपोर्टर जो फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से, इम्पोर्टर जो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है एज वेल एज डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस कर रहा है एंड फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे सिचुएशंस हमें देखने पड़ता है। तो ये चीज़ हम इतना इन डिटेल नहीं देखेंगे, हम इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं रिस्क को, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल असेट इन यूरो बैंक डिपॉजिट। अभी देखो, ये मैं रुपी एंड डॉलर के टर्म्स में एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आप कैलकुलेट करते हो। हमेशा समझना कि जो इंडियन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहा है इन फॉरेन करेंसी, जो भी है, इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, जो भी होगा, ये फॉरेन करेंसी की बात हो रही है। अब जिसकी बात हो रही है, इंडियन पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ। अब कॉन्ट्रैक्चुअल असेट की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल असेट्स की बात करें, दो चीज़ें होती है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट्स क्या था, डिपॉजिट कौन कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है इंडियन बंदा फॉरेन में, ठीक है।
अब हम देखते हैं यूएस में जब वो बैंक डिपॉजिट कर रहा है तो क्या होगा। उसको ऑब्वियसली डिपॉजिट करने के लिए डॉलर के टर्म्स में लेना होगा। एक्सचेंज रेट, यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट इन डॉलर टर्म्स ले रही हूँ, बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा इन डॉलर टर्म्स, और यहाँ पे बैंक अकाउंट इन रुपी टर्म्स ले रही हूँ। अब समझो मैंने बिफोर द चेंज जो एक्सचेंज रेट था वो $1 पर रुपी है, ठीक है। मैंने सिंपल रखने के लिए $1 1 रुपी में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और हमें कितने डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, $100 वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कितने रुपीज़ मुझे बैंक अकाउंट में डालने पड़ेंगे, 100 रुपीज़। अब आफ्टर द चेंज एक्सचेंज रेट हो गया $1 पर रुपीज़ 1.5, वहाँ पे मुझे $100 ही डिपॉजिटेड है। अब मुझे कितना होगा, 150 रुपीज़ होगा। रुपी के टर्म्स में 150 रुपी है बैंक अकाउंट में। देखो मैं क्या कह रही हूँ कि बिफोर द चेंज मैंने वहाँ पे $100 डाले हैं। रुपी के टर्म्स पे आप पूछोगे कितने डाले हैं, तो मैंने 100 रुपीज़ डाले हैं क्योंकि 1:1 का एक्सचेंज रेट है। अब आफ्टर द चेंज जो एक्सचेंज रेट हो गया है वो $1 1.5 रुपी हो गया, तो वहाँ पे मेरे $100 इन्वेस्टेड है। आप बोलोगे रुपी के टर्म में कितना इन्वेस्टेड है, 150 रुपीज़ इन्वेस्टेड है। चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 0.5 रुपीज़ पर डॉलर का चेंज हुआ कि नहीं, 1.5 - 1 0.5। और यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रुपी के टर्म्स में चेंज आपको दिख रहा है। कितना चेंज, 50 रुपीज़ का चेंज आपको दिख रहा है। 50 रुपीज़ आपको पॉजिटिव ज़्यादा मिले, ठीक है। अब अगर मैं एक्सपोजर कैलकुलेट करूँ तो न्यूमरेटर में क्या था, चेंज इन रुपी। चेंज इन रुपी कितना है, 50 रुपीज़ अपॉन चेंज इन द एक्सचेंज रेट, वो हुआ 0.5 रुपी पर डॉलर। ये यहाँ पे रुपी ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 100। अगर आप कैलकुलेट करो खुद 50/0.5 आपको मिलेगा $100, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो एक्सपोजर है रिस्क का ये हो गया। तो हम इसे कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सपोजर ऑफ एक्सपोजर ऑन $100। अगर आप $100 डिपॉजिट कर रहे हो तो उस पर एक्सपोजर है सेम $100 का। एक्सपोजर ऑन $100 बैंक अकाउंट इज $100। अब इसका मतलब क्या है, रुपी वैल्यू क्या हो गई, रुपी वैल्यू बढ़ चुकी है। रुपी वैल्यू हैज़ इंक्रीज, आपको इंक्रीज होते हुए दिख रही है रुपी वैल्यू, ठीक है। अब लायबिलिटीज के टर्म्स में देखते हैं। लायबिलिटी के टर्म्स में यानी लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव वर्थ है, आपके हाथ से डिपॉजिट से पैसे जा रहे हैं, माइनस साइन है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट, यहाँ पे बैंक लोन इन डॉलर टर्म्स, ये बैंक लोन इन डॉलर टर्म्स है, ये बैंक लोन इन रुपी टर्म्स। अब एक्सचेंज रेट बिफोर क्या था, बिफोर था 1 रुपी पर डॉलर, ठीक है। बैंक लोन मुझे लेना है $1000 का, मैंने बैंक लोन लिया तो वहाँ के अकाउंट से डेबिट होगा, राइट, लोन ले रहे हैं तो रुपी टर्म्स में भी 1000 है, 1000 का मैंने लोन लिया है। आफ्टर द चेंज समझो रुपी 1.5 पर डॉलर हो गया, लेकिन लोन तो हमने 1000 का ही लिया था। रुपी टर्म्स में कितना हो गया, आफ्टर द चेंज रुपी टर्म्स में ये हो गया 1500 रुपये का लोन मैंने लिया है। अब जब 1500 रुपये का लोन लिया तो एक्सपोजर कितना हुआ, रिस्क एक्सपोजर कितना है, 0.5 का चेंज आया है पर रुपी, 0.5 का चेंज आया पर डॉलर, और यहाँ पे आपको 500 रुपये। अब ऑब्वियसली ये सारा माइनस साइन में है, -500 रुपीज़ का चेंज आया है, ठीक है, रुपी टर्म्स में। अब कैलकुलेट करेंगे एक्सपोजर कितना है, तो -500 अपॉन 0.5। देखो मैंने -500 क्यों लिया है, क्योंकि आफ्टर द चेंज अब आपको रुपी 1500
लोन पे बैक करना है, लोन पे बैक करना है, इसलिए मैंने -1500 बोला है, तो -500 हुआ. दिस विल कम टू $1000. आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. $1000 माइनस होगा, माइनस. और यहाँ पे जब हमने असेट्स की बात की थी, असेट्स में आपको प्लस साइन लिखा था. तो जब भी प्लस साइन होता है तो हम उसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं. अब लॉन्ग पोजीशन का ये नहीं मतलब है कि लॉन्ग पीरियड, इसे जस्ट ऐसे बोलते हैं कि वो बंदा जो है वो लॉन्ग पोजीशन पे है. लॉन्ग पोजीशन मतलब वो असेट्स होल्ड कर रहा है और उसको कुछ इनकम के तौर पे कुछ मिल रहा है, और एक्सपोजर इतना अमाउंट है जो भी कैलकुलेट किया. माइनस की साइन है मतलब वो शॉर्ट पोजीशन पे है. शॉर्ट पोजीशन यानी उसने लायबिलिटीज़ लेके रखे हैं और अकॉर्डिंगली उसका एक्सपोजर इतना है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम हेजिंग देखते हैं. हेजिंग का एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं. हेजिंग समझने के लिए वो जो एग्जाम्पल गिवन था मैं रुपी एंड डॉलर टर्म्स में बताती हूँ. समझो कि स्पॉट रेट जो चल रहा है वो है $1 1 रुपी. मैं इंडियन इम्पोर्टर की बात कर रही हूँ. इंडियन इम्पोर्टर परचेसेस, वो कुछ गुड्स खरीद रहा है जिसका पेमेंट उसको करना है. पेमेंट कितना करना है? $100 का पेमेंट करना है. जो भी गुड्स उसने खरीदे हैं वो $100 का वर्थ का वो गुड्स हैं, उसको पेमेंट $100 का करना है. ठीक है. अब उसको वो गुड्स उसने यूएस से खरीदे हैं और यूएस डॉलर के टर्म्स में पेमेंट करना है एंड 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करना है. ठीक है. अब स्पॉट रेट ये है, उसका मतलब है उसको रुपी टर्म्स में कितना वैल्यू पे करना है? 100 रुपीज़ पे करना है. अब समझो आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स क्या हो गया? आफ्टर 3 मंथ्स दो सिचुएशन आ सकती है. एक तो हो गया कि आफ्टर 3 मंथ्स जो स्पॉट रेट होगा वो होगा $1 2 रुपीज़. ठीक है, 2 रुपीज़ हो गया. यानी उसको पे कितना करना पड़ेगा? उसे तो $100 ही पे करने हैं. $100 का रुपी टर्म्स में कितना वैल्यू हो गया? अब 200 रुपीज़ उसका वैल्यू हो गया. यानी उसने डिसाइड किया था गुड्स खरीदना है, 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करनी है, तो उसको पता था कि 100 रुपये में वो चीज़ आ रही है. लेकिन अब कितने रुपए में चीज़ आ रही है? 200 रुपये में, क्योंकि 3 महीने बाद जो स्पॉट रेट है वो $1 2 रुपीज़ है. अब इसके लिए इम्पोर्टर के लिए लॉस हो गया. अगर वही 3 महीने बाद स्पॉट रेट जो हो जाता है वो होता है $1 0.5 रुपी, तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 50 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा. हाँ, और इसका मतलब क्या है? इम्पोर्टर को गेन हो गया. इम्पोर्टर को गेन क्यों हुआ? क्योंकि उसको अभी 50 रुपये कम पेमेंट करने पड़ रहे हैं. राइट. तो इस वजह से इम्पोर्टर को गेन आएगा. अब क्वेश्चन ये आता है, इम्पोर्टर किस चीज़ को कम करना चाहता है? इम्पोर्टर इस लॉस को कम करना चाहता है. बट द इम्पोर्टर इज़ नॉट श्योर. दिस इज़ द एक्सचेंज रेट रिस्क. एक्सचेंज रेट रिस्क क्या है? इम्पोर्टर श्योर नहीं है कि इन दोनों में से सिचुएशन कौन सी होगी. अगर एक्सचेंज रेट कम हुआ तो गेन होगा इम्पोर्टर के लिए, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो लॉस होगा. तो इन दोनों में से क्या होगा वो श्योर नहीं है. इम्पोर्टर विल यूजुअली वांट टू इंश्योर अगेंस्ट द इंक्रीज इन द रुपी. रुपी में जब इंक्रीज आता है, एक्सचेंज रेट में जब इंक्रीज आ रहा है, उसको इंश्योर करना चाहता है. यानी एक्सचेंज रेट में जब इंक्रीज आता है उसका रिस्क कम करना चाहता है. वो कम कैसे करेगा वो भी हम देखेंगे. अब ये इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से था. अब हम इंडियन एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. एक्सपोर्टर पेमेंट रिसीव करने वाला है. कितने का पेमेंट? $100 का पेमेंट उसको रिसीव होने वाला है. किसी ने यूएस पर्सन में से किसी ने $100 वर्थ का कुछ गुड्स खरीदा है, तो $100 का पेमेंट उसको मिलने वाला है 3 मंथ्स के बाद. अब उसको एज पर नाउ उसको ₹100 मिलेगा. अगर वो स्पॉट रेट पे 1:1 के रेट पे एक्सचेंज करेगा तो ₹100 मिलेगा.
लेकिन सिचुएशन वही सेम आ सकती है कि $1 ₹200 हो गया, ₹2 हो गया, तो उसे कितना पेमेंट मिलेगा, ₹200 मिल जाएगा, यानी एक्सपोजर के लिए गेन है क्योंकि उसे प्रॉफिट मिल रहा है। उसे जितना एंटिसिपेट किया कि आगे चल के $100 का मुझे पेमेंट मिलेगा, ₹100 स्पॉट रेट 1:1 है तो ₹100 का पेमेंट मुझे मिल रहा है, लेकिन स्पॉट रेट आगे चल के $1:2 हो गया तो 200 का पेमेंट हुआ, मोर देन व्हाट ही एंटिसिपेटेड। अब समझो एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि लो हो जाए, कि एक्सचेंज रेट कम हो गया, तो कितना होगा, ₹50 पेमेंट आएगा। ₹50 पेमेंट मतलब ₹100 का तो चीज़ दिया हमने यूएस पर्सन को, सिर्फ ₹50 मिलेगा आगे चल के, तो लॉस हो गया। एक्सपोर्टर किस चीज़ को इंश्योर करना चाहता है कि कम हो रिस्क, इस चीज़ को, राइट। एक्सपोर्टर इज टेकिंग एक्सचेंज रेट रिस्क, नीड टू इंश्योर दैट इज मिनिमाइज्ड। ये इस एक्सचेंज रेट के स्पॉट रेट के कम होने को इंश्योर करना चाहते हैं। अब ये इंश्योर कैसे करेंगे वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो हम चेंज भी देखेंगे। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कितने का लॉस हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, वो प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि उससे हम कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे उन्होंने कम किया है अपना रिस्क। अब इंडियन इम्पोर्टर के पास वापस जाते हैं। $100 का उसको पेमेंट करना है और 1:1 रेशियो है, ठीक है, एक्सचेंज रेट। इम्पोर्टर क्या करेगा, इम्पोर्टर बोरो करेगा। क्या बोरो करेगा, वो बोरो करेगा $100, लोन लेगा $100 का एट प्रेजेंट स्पॉट रेट। $100 का लोन लेगा आज के रेट पे, इस रेट पे, और फिर क्या करेगा, एंड डिपॉजिट्स इन बैंक टू अर्न इंटरेस्ट, और उसको डिपॉजिट करेगा बैंक में और इंटरेस्ट खाता रहेगा फॉर 3 months। बोरो किया $100, एक्सचेंज किया एट करेंट रेट एंड देन डिपॉजिट किया फॉर 3 months। दिस वे ही विल अवॉइड द रिस्क ऑफ इंक्रीज इन द स्पॉट रेट एंड पे $100। कैसे, देखो 1 सेकेंड, इस तरीके से वो कैसे ये कर रहा है, अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ तो वो क्या कर रहा है, वो इससे जो इंटरेस्ट कमा रहा है वो पे कर देगा, क्योंकि अगर वो ₹100 इन्वेस्ट कर रहा है तो आगे चल के वो ₹105 हो गया, समझो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इवेंचुअली वो उसको कवर कर सकता है कि अगर स्पॉट रेट पे इंक्रीज हुआ। कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट इम्पोर्टर हैज़ टू पे ऑन लोन एंड द लो इंटरेस्ट रेट ही अर्न्स फ्रॉम द डिपॉजिट। कॉस्ट कितना होगा, जो बोरोइंग में जो इंटरेस्ट रेट उसको मिला है, देना है, एंड उसका मतलब जो बोरोइंग पे इंटरेस्ट रेट है एंड जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट है, वो डिफरेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग हो जाएगा। अब एक्सपोर्टर के टर्म्स पे देखते हैं। एक्सपोर्टर क्या करेगा, पहले बोरो करेगा, एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलने वाला है $1 का, ठीक है, एक्सपोर्टर बोरो करेगा $100, फिर क्या करेगा, उसे एक्सचेंज करेगा एट द करेंट रेट और ₹100 मिलेगा उसको, फिर इस $100 को वो डिपॉजिट करेगा बैंक में टू अर्न इंटरेस्ट। अब क्या होगा, आफ्टर 3 months एक्सपोर्टर को क्या मिलेगा, एक्सपोर्टर को $100 मिलेंगे पेमेंट, वो उस $100 से क्या करेगा, लोन क्लियर कर देगा, वो $100 का लोन दे देगा, राइट, विद द पेमेंट ऑफ $100 ही रिसीव्स, तो ये वो रीपे कर देगा। अब जब एक्सचेंज करेगा तो जो भी एक्सचेंज रेट उस टाइम पे हो रहा है, वो कंपैरेटिवली रिस्क को उसको कम कर पा रहा है थ्रू द डिपॉजिट्स, क्योंकि डिपॉजिट से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। अब इसके केस में कॉस्ट ऑफ अवॉइडिंग द रिस्क क्या होगा,
वही चीज़ बोरोइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस द डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें एक चीज़ ये हो जाती है कि बोरोइंग लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, या अपने फंड्स को वो इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, वो ₹100 इन्वेस्ट कर रहा है, या तो उसको बोरो करना पड़ेगा या तो अपने फंड्स उसको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड्स मार्केट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ बोरोइंग, लोन या ये सब नहीं लेना पड़ेगा। ये कैसे होगा? सिंपल है, स्पॉट रेट 1:1 है। इंपोर्टर क्या करेगा? इंपोर्टर विल बाय डॉलर फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी in 3 months at today's forward rate। फॉरवर्ड मार्केट मैंने बता दिया है। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो कि इस फॉरवर्ड रेट पे आज का जो फॉरवर्ड रेट है, स्पॉट रेट नहीं, आज का जो फॉरवर्ड रेट है, इस पे 3 महीने बाद डिलीवरी होगी इतने डॉलर्स की, जितने भी डॉलर्स का आप डिसाइड करते हो। ठीक है, फॉरवर्ड रेट। अब समझो 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट जो भी है, आज जो भी 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट है, वो 4% प्रीमियम पे है। 4% प्रीमियम मतलब वापस सबसे पहले जो मैं एग्जाम्पल समझाया था वो समझो। अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। 4% प्रीमियम मतलब समझो कि हम कह रहे हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो करंट में है, स्पॉट रेट क्या है? 1:1, $1 1 रुपी। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो अभी है वो है 1.01 रुपी पर डॉलर। तो अब इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट इंटू 360/90 इंटू 100, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं 1.01 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 360/90 इज़ 4 इंटू 100। अगर आप खुद कैलकुलेट करोगे आपको 4% मिल जाए, 4 आंसर मिलेगा। दिस इज़ योर 4%। इसे कहते हैं कि डॉलर इज़ फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ 4% पर ईयर। इंपोर्टर, द इंपोर्टर विल पे। अब इंपोर्टर कितना पे करेगा? आगे चल के इंपोर्टर पे करेगा 101 रुपी इन 3 मंथ्स फॉर $100। $100 के लिए वो सिर्फ 101 रुपी पे कर रहा है, विच इज नीडेड बाय हिम टू पे फॉर इम्पोर्ट्स। देखो, उसने इंपोर्ट किया, उसको $100 का पेमेंट करना है, $100 का पेमेंट करना है। अब उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जब वो आया तो उसे सिर्फ 101 रुपी देना पड़ रहा है फॉर $100। वेरएज अगर हम ऊपर जाएं, हमने क्या कैलकुलेट किया था? इंपोर्टर के टर्म पे अगर आगे चल के स्पॉट रेट चेंज होता है तो उसको कितना भरना पड़ेगा? $200। डिफरेंस देख रहे हो? 200 रुपीज़ पे करना पड़ता उसी सेम $100 के लिए। जब उसने हेजिंग किया यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आया, अब सिर्फ उसे 101 रुपी देना पड़ेगा $100 के लिए। कितना डिफरेंस आ गया? कहाँ 200 रुपया देना पड़ता और कहाँ ये 101 रुपये सिर्फ दे रहा है। कितना डिफरेंस आ गया? तो उसने हेज किया है, रिस्क को कम किया है। सेम मैनर आप एक्सपोर्टर के तौर पे देख सकते हो। एक्सपोर्टर के तौर पे ये लास्ट होगा, एक्सपोर्टर का जो एग्जाम्पल होगा ये लास्ट होगा। एक्सपोर्टर क्या करेगा? उसको पेमेंट मिलने वाली है ऑफ $100। तो अब ये करेगा क्या? ये सेल करेगा डॉलर, वहाँ पे वो बाय कर रहा था डॉलर, यहाँ पे ये सेल करेगा डॉलर फॉर डिलीवरी इन 3 मंथ्स। उसे पेमेंट मिलने वाली है $100 की, तो वो आगे फॉरवर्ड मार्केट में सेल करेगा उस डॉलर को इन डिलीवरी 3 मंथ्स एट टुडेज 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट। आज जो भी फॉरवर्ड रेट है उस पे वो
सेल करने की बात करेगा कि मैं आगे चल के ये रेट पे सेल करूँ। अब अगेन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है वो 3% डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट पे है, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्टर की बात करो वो कम होने में उसको रिस्क इन्वॉल्व है, तो 3% डिस्काउंट है। अगेन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे समझो, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है वो 0.99 है, तो इट इज़ नथिंग बट स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट अपॉन स्पॉट रेट इंटू 360/90 इंटू 100। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो गया 1 माइनस 0.99 अपॉन 1 इंटू 4 इंटू 100, तो ये आपका कुछ 4% आएगा। तो ये 4% फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है वो 4% फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है। एक्सपोर्टर को कितना मिलेगा, एक्सपोर्टर विल गेट ओनली ₹99 फॉर $100 के लिए उसे ₹99 मिलेगा। ही और शी डिलीवर्स एट 3 months। इसका मतलब क्या है, 3 महीने बाद जब उसे $100 मिले तो वो जब एक्सचेंज करेगा फॉरवर्ड मार्केट में तो उसे 99 रुपीज़ मिलेगा। वेर एज अगर हम ऊपर जाए और एक्सपोर्टर का लॉस देखें तो एक्सपोर्टर का लॉस कितना था, 50 रुपीज़ पेमेंट आता उसको, 50 रुपीज़ पेमेंट आता। अगर हेज करके उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो उसे 99 रुपीज़ का पेमेंट आ रहा है। देख सकते हो, डॉलर पेमेंट के तौर पे $100 मिले, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाके ये $100 उसने सेल किए तो उसे 99 रुपीज़ मिला। 50 का 99 का उसने रिस्क कम कर दिया, हेजिंग से उसने रिस्क कम कर दिया है, राइट। ये फॉरवर्ड प्रीमियम था। अनदर वे जो है वो है ऑप्शंस मैंने आपको ऑप्शंस वाले वीडियो में अच्छे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये था कैसे हेजिंग, एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया कैसे हेजिंग को कम कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, अपना लॉस जो है उसे कम कर सकते हैं। आगे जो है स्पेक्यूलेशन है, तो स्पेक्यूलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे लग रहे हैं एंड यू वांट कि आप और ज़्यादा मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ स्पेक्यूलेशन है या ये सारी चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट भी आप कर सकते हो इफ़ यू वांट, या कोई फीडबैक है कि आप इस तरीके से समझाओ या जो भी है, कोई टॉपिक पे आपको चाहिए कि और एक्सप्लेनेशन, तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिए। आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो, ताकि वो भी समझ पाए, तो शेयर कर दीजिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।